हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। MPC 005 का ब्लॉक 2 चल रहा है और हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है कंस्ट्रक्टिंग द फील्ड एक्सपेरिमेंट। और फील्ड एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें जो एस्पेक्ट्स कंसीडर करने पड़ते हैं उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है प्लानिंग। A good planning always ensures that research is carried out properly and in proper conditions with appropriate tools and measures। सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि प्लानिंग प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि जो रिसर्च है वो प्रॉपर कंडीशंस में हो सके और अप्रोप्रिएट टूल्स हों आपके पास रिसर्च करने के लिए। सेकंड इज सैम्पलिंग। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू इंश्योर द रिसर्च इज कंडक्टेड सिस्टमैटिकली एंड अप्रोप्रिएटली इज टू हैव अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। तो सैम्पल को प्रॉपरली सेलेक्ट करना, चाहे वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड हो, उसको प्रॉपरली सेलेक्ट करना और वो सैम्पल ऐसा होना चाहिए जो आपकी पॉपुलेशन या यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता हो। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वही हो जो आपकी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी स्टेप है। और प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी दो टाइप की सैम्पलिंग्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैसे तो रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करें क्योंकि वहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है सेलेक्ट करने की। बट कई बार जैसे हमने पढ़ा था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं या हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है सैम्पल की, तो इसलिए हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल करते हैं। तो हमने जो उसमें टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े थे वो थे स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमैटिक एंड रैंडम सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़े थे कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। फिर थर्ड स्टेप ये कह रहे हैं कि रिसर्च डिज़ाइन आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन जो है ना वो एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके बेस पे एक रिसर्चर काम करता है। मतलब आपका रिसर्च कहाँ पे होगा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी या फील्ड रिसर्च होगा, किस टाइप की रिसर्च होगी और वो कहाँ होगी, आपके सब्जेक्ट्स कौन होंगे, आपके सैम्पल्स जो होते हैं वो कौन होंगे, कौन कंडक्ट करेगा, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करोगे अपने रिसर्च करने के लिए, कौन से वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाएगा, वेरिएबल्स क्या होंगे, मतलब वो सारी चीज़ें एक ब्लूप्रिंट पूरा बना लेना अपने रिसर्च का, उसको रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे ये पता चलता है कि आप स्टेप बाय स्टेप करोगे क्या और आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फिर आता है टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा जब आप कलेक्ट करोगे तो आप किस तरीके के टूल्स यूज़ करोगे उसमें, मतलब आप कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, हाउ द रिजल्ट्स विल बी मेजर्ड, डेटा का जो रिजल्ट आएगा उसको कैसे मेजर किया जाएगा, स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन से होंगे, कौन सी टेक्निक्स होंगी स्टैटिस्टिक्स की जिससे आप अपने डेटा को एनालाइज करोगे और उसका मीनिंग निकालोगे। प्रोसीजर वही होता है जो हम ऑलरेडी बहुत टाइम पढ़ते आ रहे हैं कि पहले अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड डिसाइड कि एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कंडक्ट होगा। उसके बाद हमें परमिशन लेनी पड़ती है अथॉरिटीज़ से, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहाँ की अथॉरिटीज़ और जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी हमें कंसेंट लेना पड़ता है जिसको इन्फॉर्म कंसेंट बोलते हैं। और हैविंग ऑब्टेन्ड द परमिशन लेटस से फ्रॉम द स्कूल अथॉरिटीज़, मान लो सपोज आपने स्कूल में रिसर्च करनी है तो वहाँ पे आप फील्ड एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, जो कि आप अब जानते हो कि फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो आपको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। और ये एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो हमने किसी टीचिंग मेथड का इफेक्ट देखना है कि वो कितना इफेक्टिव है या नहीं है, कोई नया टीचिंग मेथड है उसको अप्लाई करके, तो वहाँ पे हमने कुछ बच्चे सेलेक्ट किए हैं क्लास 5 के सारे सेक्शन के जिसमें देर आर 200 चिल्ड्रन है, तो वी नीड ओनली 100 चिल्ड्रन, हमें 200 नहीं चाहिए। सपोज हमने ये सोचा है अपने रिसर्च डिज़ाइन में कि हमारा जो है डेटा वो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का ही होना चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे कि चारों जितने भी सेक्शंस हैं, 4 या 5 सेक्शंस हैं, उसमें हम इक्वली रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे कुछ बच्चे। जैसे 5 सेक्शन है तो 20-20 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, अगर 4 सेक्शन है तो 25-25 बच्चे रैंडमली हर सेक्शन से ले लिए। तो ये रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं हम, जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं, ताकि जो है आपका जो रिजल्ट है वो फेयर हो। ठीक है, उसके बाद उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके स्कोर वगैरह रिकॉर्ड करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, जो भी चीज़ें आप करोगे, तो इसमें पहले प्री टेस्ट होता है, पोस्ट टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें अभी आप आगे पढ़ोगे कि हम किस तरह से करते हैं एक्सपेरिमेंट। टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइंस में हम पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट किस किस तरीके से किया जा सकता है, कितने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से किया जाता है, वो भी आप आगे इसमें पढ़ने वाले हो। तो ये प्रोसीजर फॉलो होता है कि आप कौन से टाइप का एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ करोगे। फिर आपके पास डेटा आ जाता है मेजरमेंट करने के बाद, फिर आप लास्ट में उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो। स्टैटिस्टिक्स में कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे वो भी डिपेंड करता है कि एक्चुअली आपने कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लिया है। कई बार कुछ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ कर सकते हो,
तो वो चीज़ें डिसाइड करते हैं और फाइनली अपने डेटा का एक मीनिंग निकालते हैं कि हमारे डेटा से हमें क्या पता चला है। तो ये आपके प्रॉपर प्रोसीजर होता है। फिर आपका रिसर्च डिज़ाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। तो रिसर्च कैन बी एक्सप्लेन्ड एज री प्लस सर्च। तो बेसिकली हम जानते हैं कि रिसर्च का मतलब है दोबारा से एक्सप्लोर करना, क्योंकि जो भी रिसर्चेज होती हैं वो एक्चुअली पहले भी हो रखी होती हैं, हम खाली उसी को दोबारा से अपडेट करते हैं, या हम उसमें कोई नया एंगल ढूंढ रहे होते हैं, या फिर हम उसको री वेरीफाई भी करते हैं। इसीलिए तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम रिसर्च करते हैं उसको पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, और वो डुप्लीकेबल होनी चाहिए, रिप्लीकेबल जिसको हम बोलते हैं, कि उसका कोई और अगर दोबारा से करना चाहे तो उसको कर सके। ठीक है, तो रिसर्च करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आई होप आप ये लाइन अब समझ पा रहे हैं इतना पढ़ने के बाद कि वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन क्या होता है। एंड रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, कंट्रोल सेटिंग में होती है, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये तो बेसिक टूल्स हैं जो हम उसमें यूज़ करते हैं। तो रिसर्च में अब होता क्या है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है, मींस कि हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जब डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं तो उसको कुछ कंट्रोल कंडीशन में रखना होता है ताकि किसी और एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट उस पर ना पड़े। ओके, एंड वी हैव टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारी जो रिसर्च होती है जहाँ पे कंट्रोल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। सपोज एक्स का इफेक्ट हमने वाई पे देखना है तो हम वाई एक्स को मैनिपुलेट करते हैं और उसका वाई के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है ये देखा जाता है। लेकिन ये सारा कंट्रोल कंडीशंस में होना चाहिए, मोस्टली एक्सपेरिमेंटल मेथड में कंट्रोल कंडीशन में ही होता है। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था फील्ड एक्सपेरिमेंट है जिसको काजी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि आप नेचुरल सेटिंग्स में कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल कि आप ये देखना चाहते हो कि एक नया टीचिंग मेथड है उससे बच्चों की परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप लैब में करोगे तो वहाँ पे सब कुछ कंट्रोल्ड होता है, वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा के उनका टेस्ट लेके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेचुरल सेटिंग में जाके कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट टीचिंग मेथड का आप देख रहे हो टेस्ट लेके, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी होती है। हो सकता है क्लासरूम में बहुत गर्मी थी इसलिए बच्चों ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया, या हो सकता है कि बच्चों का अगले दिन कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम था जिसकी वजह से उनको टेंशन थी इसलिए उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, या फिर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था इसलिए परफॉर्म नहीं किया, या बच्चे थके हुए थे, स्पोर्ट्स खेल के आए थे और उस टाइम आपने उनका टेस्ट ले लिया, उनको पहले पढ़ाया फिर टेस्ट लिया, वो ऑलरेडी इतने थके थे कि उन्होंने ध्यान से क्लास में नहीं पढ़ा। ये सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं। कई बार ये होता है कि बच्चों ने वो टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है या पहले से उनको बहुत नॉलेज है, जैसे होता है ना आजकल कंप्यूटर्स में बच्चे बहुत अपडेटेड होते हैं तो उनको पहले से ही एआई वगैरह की बहुत नॉलेज होती है। आपने सोचा कि मैं एआई के बारे में पढ़ाऊँगा या एआई के थ्रू पढ़ाऊँगा फिर इनका टेस्ट लूँगा देखने के लिए कि ये मेथड कितना अच्छा है, बट बच्चों को पहले से ही बहुत नॉलेज थी। तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होती हैं। तो लेकिन लैब में हम इन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कंट्रोल कर सकें, और हम अपने सैंपल को भी सिलेक्शन उसी तरीके से करते हैं। लेकिन कई बार चीज़ें बदल जाती हैं, तो इसीलिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम जो है उनका आपस में रिलेशनशिप जब निकालते हैं तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन वही होता है जिसमें वी कैन फोरकास्ट और गिव सॉल्यूशन। हमारा पर्पस ये है कि हमें ये रिलेशन निकालना है और इसका सॉल्यूशन देना है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम का। रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि जो हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि ये ऐसा होता है वो हमें प्रूफ करके दिखाना है, हमें एक सॉल्यूशन देना है। चाहे आप उसको कंट्रोल में करो, चाहे आप फील्ड एक्सपेरिमेंट करो, चाहे आप सैम्पलिंग मेथड में प्रोबेबिलिटी लो, चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी लो, आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपको फोरकास्ट करने का मतलब है कि जब आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हो, ये रिसर्च कर लेते हो, तो आप अगली बार फोरकास्ट कर सकते हो, पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर एक्स होगा, एक्स को हम चेंज करेंगे तो वाई में चेंज आएगा ही आएगा, ये चीज़ बता सकें, इसीलिए रिसर्च की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू करलिंगर रिसर्च डिज़ाइन इज़ द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? एक प्लान होता है, स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टिगेशन करने की। तो एक तरह से आप इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हो, दोनों वेरिएबल्स के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो पहले आप प्लानिंग करते हो पूरे प्रोग्राम ऑफ द स्टडी की कि कैसे किया जाएगा, फिर आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, पूरी आउटलाइन बनाते हो, वेरिएबल्स सेलेक्ट करते हो कौन से वेरिएबल्स होने चाहिए, उनके ऑपरेशनलाइज करते हो उनको, यानी उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस निकाली जाती हैं, उनका मीनिंग बनाया जाता है कि उनको कैसे मेजर किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि हम उस चीज़ को जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करें, उसको इंटरप्रेट कर पाएँ कि उस डेटा का क्या मतलब है, और फाइनली हम अपनी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढ पाएँ। तो
ये था रिसर्च डिज़ाइन। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चन। तो हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको हमें आंसर ढूंढना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। द इन्वेस्टिगेटर हैज़ द आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी। आपकी रिसर्च वैलिड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। द रिसर्चर इज नॉट इंक्लाइन टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन इन अ लेमैन टर्म। लेमैन टर्म का मतलब है आप एक जनरल टर्म में अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं बताओगे। लेमैन टर्म का होता है मतलब जैसे जो आम आदमी जिस तरह से बात करता है उस तरह की चीज़ें नहीं हम रिसर्च में लिखते हैं। कॉमन सेंस से, जैसे कई बार कह देते हैं ना कॉमन सेंस लगा के कि भाई रात को पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, दिस इज़ अ लेमैन टर्म। आपको उसको साइंटिफिकली प्रूफ करना है कि क्या रात में पढ़ने से एक्चुअली आईसाइट वीक होती है, यू हैव टू प्रूफ दैट। तो वो लेमैन टर्म में या कॉमन सेंसिकल टर्म में नहीं बोला जाता। आंसर इन द टर्म्स ऑफ साइंटिफिक तरीके से बोलने के लिए वैलिडिटी होनी चाहिए, आपके जो आपने बोला है वो चीज़ वैलिड होनी चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आप अपने पर्सनल बायस से नहीं बोल रहे हो, आप ऑब्जेक्टिवली बोल रहे हो कि कोई और भी बोलेगा तो वो सेम चीज़ बोलेगा। और एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जैसे फैक्टोरियल डिज़ाइन की ये जो बात कर रहे हैं ना, ये हम टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में पढ़ेंगे। फैक्टोरियल डिज़ाइन उसे बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स को हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम रिसर्च कर रहे हैं एक साथ, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही स्टडी में रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। तो फैक्टोरियल डिज़ाइन इज अ डिज़ाइन विच डील्स विद द इंटरेक्शन इफेक्ट इन एन इकोनॉमिकल वे। डिफरेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स रिक्वायर डिफरेंट। अब ये कह रहे हैं कि फैक्टोरियल डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आप एक ही रिसर्च में 2-3 वेरिएबल्स का इफेक्ट देख सकते हो, इसीलिए तो उसको फैक्टोरियल बोल रहे हैं क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। उसमें क्या होता है, ये इकोनॉमिकल है, इससे आपका टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है क्योंकि एक ही रिसर्च में आप 2-3 चीज़ें चेक कर सकते हो। तो डिफरेंट अगर प्रॉब्लम्स हैं, डिपेंड करता है लेकिन आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। आप हर जगह फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं लगाओगे, इट डिपेंड्स कि आपकी रिसर्च डिज़ाइन कौन सा कहाँ पे फिट होता है और उसके अकॉर्डिंग आप वो करोगे, डिज़ाइन सेट करोगे। रिसर्च प्रॉब्लम जो है कैन बी एंड आर स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। तो जैसे ऊपर लिखा था कि लेमैन टर्म में नहीं लिखा जाता है, हमेशा एक हाइपोथेसिस पहले लिखा जाता है जो टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। जैसे मैंने बोला रात को पढ़ने से आंखें खराब हो जाती है, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट जो आपका हाइपोथेसिस होगा। अगेन वो भी नल हाइपोथेसिस होगा या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, दोनों बनाने पड़ेंगे आपको। अब स्टेटमेंट कैसे बनती है, इफ़ और देन के फॉर्म में बनती है, हमने पढ़ा था इफ़ वी स्टडी एट नाइट देन द आई साइट बिकम्स वीक। ये एक मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है। इस तरह से स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं जिसमें फिर हमें ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है कि हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे। रात को पढ़ने एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है रात को पढ़ना, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आई साइट है। तो रात को जो पढ़ेगा उसकी आई साइट खराब होगी, ये हमने कोरिलेशन निकालना है। ऑपरेशनलाइज करने का क्या मतलब है कि रात को पढ़ने से आपका क्या मतलब है, कितनी रात को, कितने बजे, कितने देर तक पढ़ना, किस बुक से पढ़ना। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जाए तो किस चीज़ से पढ़ना, बुक से पढ़ना कि लैपटॉप से पढ़ना, उससे भी तो फ़र्क पड़ता है। कोई लैपटॉप से पढ़ेगा ऑब्वियसली आंखें ख़राब होंगी, ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम होगा, बुक से पढ़ने से शायद ना। तो जब इन डिटेल्स में जाते हैं हम, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में, और हम एक्चुअली में फिर जब ढूंढते हैं कि हमने मेजर क्या करना है, किस चीज़ को देख के मेजर करना है, तो उसको ऑपरेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं एंड हाइपोथेसिस बनाते हैं। तब हम उसके बाद अपना वेरिएबल्स ढूंढते हैं और हाइपोथेसिस इज डिस्कस्ड इन वन ऑफ द इंटरेक्शन। अ फैक्टोरियल डिज़ाइन इज एविडेंटली मोर अप्रोप्रिएट। तो कह रहे हैं कि जब एक से ज़्यादा आपके वो होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो वहाँ पे फैक्टोरियल डिज़ाइन ही यूज़ होता है। और फैक्टोरियल डिज़ाइन को एनालाइज करने के लिए अनोवा का यूज़ किया जाता है। अनोवा जो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, एनोवा एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विच इज़ यूज्ड इन फैक्टर डिज़ाइन। ओके, एंड इसके लिए आपको एडिक्वेट प्लानिंग और रिसर्च डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आता है सेकंड चीज़। तो हमने पहले देखा कि पहली चीज़ क्या होती है ऑब्जेक्टिव में, कि हमें अपने रिसर्च के आंसर्स प्रोवाइड करने होते हैं। दूसरी चीज़ होती है टू कंट्रोल द वेरिएंस अंडर स्टडी। तो वेरिएंस का मतलब है जो आपके एवरेज से जो डिफरेंस आ रहा है उसको कंट्रोल करो। अब इसका मतलब क्या है, द स्कोर डेविएशन, स्कोर में जो डेविएशन आ रहा है, स्कोर बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है नॉर्मल से,
जो नॉर्मल स्कोर आना चाहिए उससे कम बहुत है या उससे ज़्यादा बहुत है, बहुत डिफरेंस आ रहा है, डेविएशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है, इज कॉल्ड वेरिएंस। तो द स्कोर डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस एंड दीज वेरिएंस मस्ट बी कंट्रोल। इसको कंट्रोल करना हमारा काम होता है। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपने स्कोर को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम अपने वेरिएंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके स्कोर में ज़्यादा फर्क ना आए। जैसे इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ वेरिएंस क्या होता है। सपोज़ आपने बच्चों को एक टीचिंग मेथड से पढ़ाया और आपने उनका टेस्ट लिया। अब आपने देखा कि भाई सारे बच्चों के स्कोर तो बहुत ही अलग अलग आ रहे हैं, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा है, मतलब एवरेज तो निकल के प्रॉपर आ ही नहीं रही है, एक नॉर्मल, मतलब सबके स्कोर में बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रही है। तो आपका रिजल्ट तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली में अब करना क्या है, इतना डेविएशन आ रहा है तो क्या माने कि परफॉर्मेंस बच्चों की अच्छी हुई है या ख़राब हुई है। तो वेरिएंस को कंट्रोल करना है, मतलब आप चाहते हो कि आपका जो स्कोर है ज़्यादा डेविएट ना करे, ताकि एक पैटर्न बन पाए स्कोर का, जिससे आपको ये पता चले कि पहले से परफॉर्मेंस बच्चों की बेटर हुई है या फिर पहले से परफॉर्मेंस ख़राब हुई है। तो ज़्यादातर बच्चों का जो स्कोर होगा वो आसपास रहेगा, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो वो वेरिएंस कंट्रोल करना ज़रूरी है आपके रिजल्ट में, आपके स्कोर में। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल 1, टू मैक्सिमाइज द वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पे आप अपने स्कोर की डेविएशन को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल की डेविएशन को बढ़ा दो। वेरिएबल की डेविएशन का मतलब है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसकी डेविएशन को बढ़ा दो। उसको आप थोड़ा सा गैप में यूज़ करो, डेविएशन बढ़ा दो, मतलब बीच का जो टाइम गैप है या उसको यूज़ करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा डेविएशन ले आओ, ताकि उसका इफेक्ट क्लियरली नज़र आए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, द मेन कंसर्न ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज टू मैक्सिमाइज द वेरिएंस इन अ सिस्टमैटिक वे, इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। अब अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस बढ़ाओ ताकि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का जो स्कोर है वो ज़्यादा वेरिएंस में ना आए। ठीक है, द वेरिएंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल किससे इन्फ्लुएंस होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। द मेन टास्क ऑफ एन एक्सपेरिमेंटर इज टू मैक्सिमाइज दिस द वेरिएंस। If independent variable does not vary substantially, there is a little chance of separating its effects from the total variance of the dependent variable. अब अगर ज़्यादा गैप आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ज़्यादा वेरिएंस नहीं रखोगे तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं नज़र आएगा उसका। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देके समझाती हूँ एक। तो सपोज आप क्या कर रहे हो, आपने आपका रिसर्च डिज़ाइन ये है कि आपने ये चेक करना है कि जो जितना ज़्यादा स्टडी अमाउंट होगा उतना ज़्यादा बच्चे जो हैं अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि जो बच्चे ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं वो ही एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि स्टडिंग आवर्स, कि कितने घंटे वो पढ़ रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल है कि उनके मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से वो सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे जो भी एग्ज़ाम वो दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब मार्क्स के स्कोर की डेविएशन बढ़ाने के लिए, डेविएशन कम करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस बढ़ाना है, यानी कि जो स्टडिंग आवर्स है ना वो उसमें डिफरेंस होना चाहिए। आप उसमें क्या करोगे, आप अपने सैंपल को, जैसे सैंपल को ग्रुप्स में डिवाइड करा, फिर एक ग्रुप होगा जिसको आप बोलोगे दिन में 4 घंटे पढ़ो, दूसरे ग्रुप को बोलोगे कि आप दिन में 6 घंटे पढ़ो, तीसरे ग्रुप को बोलोगे 10 घंटे। आप थोड़ा सा वेरिएशन रखोगे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अगर उसमें वेरिएशन कम होगा, सपोज कि 3 ग्रुप्स में आपने डिवाइड करा और एक ग्रुप पढ़ रहा है 4 घंटे, एक 5 घंटे, एक 6 घंटे, अब सिर्फ 1 घंटे के फर्क में तो आप नहीं कह सकते ना कि 5 घंटे वाला ज़्यादा पढ़ रहा है या 6 घंटे वाला। 1 घंटे का वेरिएंस तो बहुत ही कम है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एज़ कम्पेयर टू कि जो 4 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं उससे कंपेयर करो 10 घंटे पढ़ने वाले, तब आप कह सकते हो कि कम जो पढ़ते हैं उनका रिजल्ट ऐसा आता है, ज़्यादा जो पढ़ते हैं उनका रिजल्ट ऐसा आता है। तो एक मतलब एक गैप होना चाहिए, वेरिएंस होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी आपके रिसर्च में, तो आपके स्कोर्स तभी आप कंपेयर कर पाओगे। ऐसे ही अगर हम किसी दवाई का या किसी डोज का चेक कर रहे हैं लेवल के, इस डोज को कम लेने से क्या इफेक्ट होता है, ज़्यादा लेने से क्या इफेक्ट होता है, अब उसमें आप सिर्फ मिलीग्राम्स का ही चेंज कर रहे हो अपने डोज में, और उसमें इफेक्ट में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, या इफेक्ट में कोई चेंज आ भी रहा है तो आप कैसे कह सकते हो वो इतने से मिलीग्राम से कुछ चेंज हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना है कि मिलीग्राम की जगह आप एक प्रॉपर डिफरेंस रखो कि एक डोज में इतना है, इतना किलोग्राम है, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा है उससे, तीसरे में और ज़्यादा है, मतलब लो मीडियम हाई क्लियरली स्पेसिफिक वेरिएंस होना चाहिए।
आपको ये पता चले सामने, मतलब जो भी वो रिसर्च डिज़ाइन देखे उसको क्लियरली ये पता चले कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में काफ़ी वेरिएंस है। पहले बहुत कम था, उसका इफेक्ट देखा, फिर मीडियम साइज लिया, उसका इफेक्ट देखा, फिर बहुत ज़्यादा लिया, उसका इफेक्ट देखा। तो जितना ज़्यादा वेरिएंस होगा उतना स्कोर्स में डेविएशन कम होगा, यानी कि आपके स्कोर ज़्यादा क्लैरिटी से बता पाएंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से या मैनिपुलेट करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने सब्सटेंशियली वेरी करना है, अगर वो नहीं करेगा ना तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस होना चाहिए ताकि हम देख सकें कि जब हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो कम ज़्यादा करने से उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। जैसे नॉइज़ है, नॉइज़ का लेवल कम ज़्यादा करने से किसी की परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा सा कम ज़्यादा करोगे तो उससे तो फ़र्क दिखेगा नहीं ना, आपको काफ़ी कम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा तब फ़र्क दिखेगा। दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस। एक्सट्रेनियस वेरिएंस मतलब एक्सट्रेनियस वेरिएबल की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल, द पर्पस ऑफ इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन इज टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस विच में कन्फाउंड द रिजल्ट, जिससे आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। 3 तरीके होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल को रोकने के। एक तो होता है कि उसको एलिमिनेट ही कर दो, उसको हटा ही दो, उसको आप अपने लैब में कंट्रोल कंडीशन में करो, अगर हो सकता है तो एलिमिनेट कर दो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। जैसे वो नॉइज़ वाला एग्जाम्पल, बहुत नॉइज़ था इसलिए बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ठीक है आप ऐसी जगह पर उनका टेस्ट लो जहाँ पे नॉइज़ लेवल बिल्कुल ना हो, आपने कंट्रोल कर लिया। टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल थ्रू रैंडमाइजेशन, इस वेरिएंस को रैंडमाइजेशन से कंट्रोल कर लो। रैंडमाइजेशन मतलब आप ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड करो, सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी रखो, सबको डिवाइड करो अपने सैंपल को, ताकि रैंडमली डिवीजन हो और कोई बायस ना हो। तो रैंडमाइजेशन से भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल कम हो सकता है। तीसरा है टू बिल्ड इट राइट इनटू द डिजाइन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या तो अगर कोई ऐसा फैक्टर है जिसको हटाया नहीं जा सकता उसको आप अपने डिजाइन में ही, रिसर्च डिजाइन में ऐड ही कर लो एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया था कि आप किसी की बच्चों की परफॉर्मेंस का टेस्ट ले रहे हो, आपने मान लो कोई टीचिंग मेथड नया यूज़ किया, अब आप देखना चाहते हो उससे बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या नहीं हुई, लेकिन बच्चों को पहले से ही उस चीज़ की काफ़ी नॉलेज थी और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अब आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो गया, उनकी प्रायर नॉलेज हो गई कि पहले नॉलेज थी इसलिए अच्छा आया है, इसलिए अच्छा नहीं आया क्योंकि आपने कोई नया टीचिंग मेथड यूज़ किया है। आपकी स्टडी में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। इससे अब क्या करो, जो उनकी प्रायर नॉलेज है ना उसको एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी स्टडी में ही इंक्लूड कर लो, कि ऐसा एक सैम्पल लो जिनको पहले से नॉलेज हो, एक ग्रुप वो हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया जिनको पहले से कोई नॉलेज नहीं है, दोनों को आपने टीचिंग मेथड से पढ़ाया और फिर आपने उनका पोस्ट टेस्ट लेके परफॉर्मेंस देखी। तो आपने क्या किया, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हट नहीं सकता था, जो ऑलरेडी उनको नॉलेज है वो आप डिलीट तो कर नहीं सकते, उसको आपने अपनी स्टडी में ही इंक्लूड कर लिया और अपना रिसर्च डिज़ाइन इस तरीके से सेलेक्ट किया कि वो आपको हेल्प कर रहा है कंपेयर करने में कि जिनको पहले से नॉलेज है उनमें क्या चेंजेस हुए और जिनको कोई नॉलेज नहीं है उनमें क्या चेंजेस हुए। तो कभी कभी हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को इंक्लूड ही कर लेते हैं जब वो हटाया ही नहीं जा सकता। फिर तीसरी चीज़ होती है इसमें मिनिमाइज द एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस मतलब जो एरर्स होते हैं हमारे रिसर्च स्टडी में, जो अनप्रिडिक्टेबल एरर्स होते हैं उनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लोगों में या इंटेलिजेंस लेवल है, इसकी वजह से एरर हो जाता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, द रिडक्शन ऑफ एरर मेजरमेंट थ्रू कंट्रोल कंडीशन। जो कंट्रोल कंडीशन होता है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है वहाँ पे एरर के चांस बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे हम अपने प्रॉपर जो टेक्निक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टेक्निक यूज़ करके, कंट्रोल्ड कंडीशंस करके, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को रिमूव करके अपने एरर्स को कम कर सकते हैं जब हम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर पाएँ। अगर ऐसा ना हो तो दूसरा तरीका है रिलायबिलिटी ऑफ मेजर्स को इंक्रीज़ करके। रिलायबिलिटी का मतलब है आप ऐसे टेस्ट यूज़ करें जो कंसिस्टेंट रिजल्ट दें। जैसे होता है ना, हम रिलायबिलिटी में प्री टेस्ट करते हैं, स्प्लिट रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं, 2 बार टेस्ट ले लिया, और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी करते हैं। तो रिलायबिलिटी मेजर्स यूज़ करें, बार बार अपने टेस्ट को करके देखें जिससे आपके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अगर आए तो ये पता चल जाए कि एरर जो है वो कहाँ पे हो रही है और वो कम हो सके। तो ये हम तीनों प्रिंसिपल्स अगर फॉलो करते हैं कि एरर वेरिएंस को कम करें और अपने एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल करें 3 तरीकों से, और अपने वेरिएंस को बढ़ाएं, मैक्सिमम टू मैक्सिमाइज द वेरिएंस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के वेरिएंस को बढ़ाएं ताकि हमारा स्कोर कंसिस्टेंट आए। इससे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएंस अंडर स्टडी, जो हमारी स्टडी का
स्कोर है, फाइनल स्कोर जो होते हैं उसकी वेरिएंस को कम करेंगे। तो ये तरीके हैं कम करने के। तो हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे ये किस में आ रहा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में। पहला टॉपिक था टू प्रोवाइड आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू कंट्रोल वेरिएंस अंडर स्टडी, जिसके ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिसर्च डिज़ाइन। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।